अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा घर एक गांव किसान नगर में था। घर में गुर्बत होने के बावजूद सुकून और खुशी थी। हम घर के 3 अफराद थे, अम्मा, अब्बा और मैं। गांव के अक्सर लोग मेरे असल नाम अकबर की बजाय मुझे माली का बेटा कहकर पुकारते, क्योंकि मेरे बाप दादा ज़मींदार के बागात की देखभाल करते आ रहे थे। इस छोटे से गांव में ज़मींदार की बहुत इज्जत और राब और दबदबा था। इसकी वजह यह नहीं कि वो कोई जालिम और जाबिर ज़मींदार था, बल्कि वह एक रहमदिल, खुदा तरस और इंसाफ पसंद इंसान था। मगर तमाम तर जागीरें, पैसा, असर और रसूख और दबदबा होने के बावजूद वो गरीबों और मजलूमों का बहुत ख्याल रखता और जहाँ तक मुमकिन हो सकता उनके काम आता। गर्ज ये कि गाँव का हर शख्स उससे बहुत खुश था। ज़मींदार की मेरे बाप दादा पर बहुत मेहरबानी और एहसान थे। मुख्तसर यह कि हमारी ज़िंदगी बहुत इत्मीनान और सुकून से गुजर रही थी, मगर किस्मत का लिखा कुछ और ही था। एक दिन मेरे अम्मा अब्बा अपने एक रिश्तेदार को मिलने शहर गए, मगर बदकिस्मती से ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 12 साल थी। उनकी मौत के बाद घर में वीरानी फैल गई और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। तन्हाई तो एक तरफ, मुझे रोटी पकाकर देने वाला भी कोई नहीं था। तकरीबन 1 हफ्ते तक तो गाँव वालों ने मुझे खिलाया पिलाया, मगर आखिर कब तक कोई इस तरह कर सकता था। मगर खुदा की ज़ात बड़ी रहमदिल है। वो इस तरीके से इंसान के लिए वसीला पैदा करती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। बेशक एक दिन मैं अपने वीरान घर में उदास बैठा सोच में गर्क था कि ज़मींदार अपनी बीवी के साथ अंदर आया और उसके साथ गांव के चंद बुजुर्ग भी थे। ज़मींदार की बीवी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, आज से तुम हमारे लाल की तरह हो। लाल ज़मींदार के बेटे का नाम था। उसका असल नाम तो फिरोज़ था, मगर सब उसे प्यार से लाल कहते थे। उस दिन से ज़मींदार मुझे अपनी हवेली में ले आया और अपने बच्चों के साथ मुझे भी पालने लगा। सब गांव वाले ज़मींदार की इस रहमदिली से बहुत खुश थे और उसे दुआएं देते थे। मैं सुबह को स्कूल जाता, शाम को थोड़ा सा खेलता और फिर रात को खाना खाकर सो जाता। अपने जदी पुश्ती घर को वैसे तो मैंने ताला लगा दिया, मगर वक्तन फ़वक्तन वहाँ मेरा चक्कर भी लगता रहता, क्योंकि मेरा घर ज़मींदार की हवेली से चंद मिनट के पैदल फासले पर ही था। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। ज़मींदार और उसकी बीवी ने मुझे बिल्कुल ऐसे ही पाला जैसे उन्होंने अपने बेटे लाल और बेटी रानी को पाला। मैं भी वक्त गुजरने के साथ साथ लाल और रानी के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे हम तीनों सगे बहन भाई हों। हमारी उम्रों में कोई इतना फ़र्क तो भी नहीं था। रानी मुझसे 1 साल छोटी थी और लाल 2 साल बड़ा था। हम इकट्ठे स्कूल जाते, खेल कूद करते और खाते पीते। मुझे कभी यह महसूस न हुआ कि मैं ज़मींदार काले पालक का बेटा हूँ, और ना ही कभी ज़मींदार और उसकी बीवी ने मुझे यह महसूस होने दिया। इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी के 15 साल मज़ीद बीत गए। मैं, लाल और रानी बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी के दौर में दाखिल हो चुके थे। लाल काट में तो अपने बाप पर था, यानी ऊंचा लंबा जवान, मगर मिजाज का बहुत तेज़, बात बात पर गुस्सा करता और हर बात को अपनी अना का मसला बनाना तो जैसे उसका मामूल था। रानी बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद रंगत, लंबे बाल और तीखे नैन नक्श। जब वह श्रृंगार करती तो मर्द क्या औरतें भी उसको देखकर रश्क करती। उसका रख रखाव और पहनावा सबसे निराला था, और होता भी क्यों ना, आखिर वह ज़मींदार की बेटी थी और खुदा ने उसे ज़िंदगी की हर नेमत से नवाजा था, लिहाजा किसी भी चीज़ की कमी न थी। वह ज़िंदगी के हर गम से बेपरवाह अपनी सहेलियों के साथ सारा दिन मज़े से गुजारती, मगर ज़मींदार की बीवी अपनी बेटी की शादी के लिए फ़िक्रमंद थी और इस इंतज़ार में थी कि जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिले रानी की शादी कर दी जाए। वैसे तो रानी अक्सर शाम को गाँव के मुंशी के घर जाकर उसकी बेटियों के साथ खेलती, गपशप लगाती, और कभी मुंशी की बेटियां उससे मिलने हवेली पर आ जाती। मुंशी की 2 ही बेटियां थी और कोई बेटा नहीं था, और इन दोनों की रानी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। रानी जब भी मुंशी के घर जाती तो 1-2 घंटे बाद लौट आती, मगर आज 2 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, मगर रानी मुंशी के घर से अभी तक वापस नहीं लौटी थी। ज़मींदार रानी ने मुझसे कहा, अकबर जाओ ज़रा पता तो करो रानी कहाँ है आज, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आना। मैंने कहा, अच्छा अभी जाता हूँ। ये कहकर मैं भी अभी हवेली की सीढ़ियाँ उतर ही रहा था कि सामने से लाल आता दिखाई दिया। लाल ने पूछा, अकबर कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, मुंशी के घर जा रहा हूँ। रानी को देखने काफ़ी देर हो गई, वो आई नहीं। लाल थोड़ा ताजुब में आया और कहा, कमाल है, मैं तो अभी अभी मुंशी के घर से ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़मीन के कुछ कागजात देखने थे, मगर रानी तो वहाँ नहीं थी। यह सुनते ही ज़मींदार रानी ने, कहाँ हो सकता है, मुंशी की बेटियों के साथ बाग की तरफ चली गई होगी। लाल ने कहा, मगर मुंशी की दोनों बेटियां घर पर ही मौजूद थी। यह सुनकर ज़मींदार रानी परेशान होने लगी, मगर हम दोनों ने कहा, माँ फिक्र ना करें, हम पता करते हैं।
ये कहकर हम दोनों हवेली के दरवाजे की तरफ खड़ी जीप की जानिब अभी बढ़ ही रहे थे कि सामने से रानी आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर लाल ने पूछा, कहाँ थी तुम? रानी, मैं तो मुंशी के घर गई थी। लाल, रानी तुम वहाँ नहीं थी, मैं अभी अभी मुंशी के घर से ही लौटा हूँ। रानी थोड़ा गुस्से में आ गई और कहा, लाल तू ज़्यादा थानेदार ना बन। अब क्या मैं तुझसे पूछ कर जाया करूँ कि मैंने कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं? ये कहकर रानी गुस्से से आगे बढ़ गई। मगर जमींदारनी ने जब थोड़ा तशवीश के आलम में पूछा, रानी किधर गई थी, कहाँ थी अब तक? रानी, अम्मा आज मेरा दिल कर रहा था कि अकेले ही बाग की सैर कर आऊँ, लिहाजा मुंशी के घर से निकलने के बाद मैं बाग की तरफ चली गई। ये सुनकर जमींदारनी और हम दोनों थोड़ा शक में तो पड़े, लेकिन किसी ने कुछ ना कहा, फ़क्त ये सोचकर कि शायद ऐसा ही हो, क्योंकि रानी उससे पहले कभी इस तरह घर देर से नहीं आई थी। उस दिन के बाद रानी का ये मामूल बन गया कि हफ्ते में 1-2 बार इस तरह ज़रूर देर से घर आती और पूछने पर इसी तरह बहाना कर देती। लिहाजा यह बात हम सबके लिए तशवीश का बायस बनने लगी। पहले तो ज़मींदारनी ने ज़मींदार से इस बात का जिक्र ना किया, मगर आखिर कब तक, क्योंकि इस तरह तो कई तरह के शक व शुबहात जहन में जन्म ले रहे थे। और इस बात को लेकर एक बार तो लाल का रानी से झगड़ा भी हुआ था, मगर फिर हम सबके जहन में ये सवाल बगैर किसी जवाब के ही रह गया कि आखिर रानी ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था, या फिर शायद ये वक्त हमारा वहम हो और हकीकत यही कि रानी वाकई मुंशी की बेटियों से मिलने के बाद बैग की सैर को चली जाती हो। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए और अब चंद दिनों से रानी ने मुंशी के घर आना जाना भी कम कर दिया। अचानक इस तरह की तब्दीली रानी में देखकर हम सब हैरान थे, मगर अजीब बात यह थी कि रानी ना तो उदास लगती और ना ही उसके चेहरे पर कोई गम नज़र आता। हालांकि बचपन के दोस्तों या सहेलियों से अगर एकदम इस तरह मिलना जुलना छूट जाए तो इंसान थोड़ा उदास ज़रूर हो जाता है, मगर उदासी तो दूर की बात, उल्टा रानी का चेहरा तो पहले से भी ज़्यादा खिला खिला नज़र आता। वह हर वक्त चहकती नज़र आती। इस तमाम तर तब्दीली का जो रानी के अंदर महसूस हो रही थी, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। बहरहाल हम सब शायद नज़रअंदाज इसलिए कर रहे थे कि बात कोई ख़ास परेशानी की लग नहीं रही थी। एक रात तकरीबन 2 बजे के करीब मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात को आमतौर पर हवेली के तमाम नौकर चाकर अपना काम ख़त्म करके चले जाया करते, लिहाजा हवेली में सिर्फ हम घर के लोग ही होते, यानी ज़मींदार, ज़मींदारनी, लाल, रानी और मैं। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं किसी को ज़हमत देने के बजाय खुद उठा और बावर्ची खाने में आया। सोचा कि कहवा बनाकर पी लूँ तो शायद तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाए। मैं अभी कहवा बना ही रहा था तो बावर्ची खाने में लाल दाखिल हुआ। वह पानी पीने आया था, जो कि अक्सर वो रात को उठकर पिया करता, 2-3 मरतबा तो ज़रूर। यह उसकी बचपन से ही आदत थी। मुझे कहवा बनाते देखकर उसने कहा, यार नींद तो आज मुझे भी नहीं आ रही, चलो मेरे लिए भी कहवा बना लो। दोनों साथ गपशप करते हैं, शायद कुछ वक्त कट जाए। लिहाजा मैं कहवा बनाने में मसरूफ़ हो गया और लाल वहीं एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया। हम दोनों खामोश थे और कहवा तैयार होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान हमें महसूस हुआ कि कोई मर्द और औरत आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें कर रहे हैं। हवेली में खामोशी होने के बायस इसमें कोई शक नहीं था कि यह हमारा वहम नहीं है। सरगोशी साफ उस तरफ से सुनाई दे रही थी जिधर रानी का कमरा था, जो बावर्ची खाने के करीब ही था। सरगोशी सुनकर मैं और लाल चंद सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखते रहे, मगर हमने किसी लफ्ज़ का तबादला ना किया। इसके बाद फ़ौरन लाल उठा और सीधा बालाई मंजिल पर अपने कमरे में गया और पिस्तौल लेकर नीचे आया। बावर्ची खाने के दरवाजे पर ही चुपचाप खड़ा था। लाल तेज़ी से गुस्से में सीढ़ियाँ नीचे उतरा और जाकर ज़ोर से रानी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ये शोर सुनकर ज़मींदार और ज़मींदारनी भी जाग उठे और घबरा कर अपने कमरे से बाहर आए। रानी ने दरवाज़ा खोला, वो बहुत घबराई हुई थी। लाल ने उसे धक्का दिया और कमरे में दाखिल हुआ। मैं, ज़मींदार और ज़मींदारनी अभी रानी के कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि गोली चलने की आवाज़ आई। हमारे लाल के पास पहुंचने तक 3 बार पिस्तौल की आवाज़ आ चुकी थी। जब हम सब कमरे में दाखिल हुए तो एक नौजवान खून में लथपथ ज़मीन पर ढेर पड़ा था और लाल गज़बनाक तरीके से इसकी लाश को देख रहा था। रानी इंतहाई खौफ के आलम में चुपचाप खड़ी थी। लाल फ़ौरन रानी की तरफ लपका और इस पर पिस्तौल तान कर चिल्लाने लगा, मगर मैं और ज़मींदार ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। लाल पर जुनून सवार था, वो रानी पर लातों और गालियों की बौछार करता रहा, मगर ज़मींदार ने और मैंने मिलकर बड़ी मुश्किल से रानी को बचाया। ज़मींदार ने रानी को कहा, तू चल मेरे कमरे में, यहाँ मत खड़ी रह। ज़मींदारनी रानी को लेकर अपने कमरे में चली गई, इस यकीन के चंद लम्हे बाद कि अब लाल रानी को कुछ नहीं कहेगा। मैं उस नौजवान की लाश की तरफ लपका जो औंधे मुँह पड़ी थी। मैंने जब लाश को सीधा किया करके देखा तो मेरी हैरानगी की कोई हद ना रही, क्योंकि यह लाश ज़मींदार के बागात में काम करने वाले उस नौजवान की थी जिसे तकरीबन 1 साल पहले ज़मींदार ने काम पर रखा था। हम तीनों चंद सेकंड लाश को हैरानगी से देखते रहे।
सुबह होने को थी और लाश को अगर हम ठिकाने लगाना भी चाहते तो आखिर कहाँ लगाते। दूसरी तरफ मामला घर की इज्जत का था। जमींदार और उसके बुजुर्गों की सारी उम्र की बनाई हुई इज्जत खाक में मिलती नजर आ रही थी। हम तीनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जमींदार बाहर हाल में जाकर बैठ गया। मैं और लाल कमरे के एक कोने में थे और दूसरे कोने में लाश। लाल ने कहा, अब जिल्लत के सिवा कोई चारा नहीं, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है और फिर सारा गांव क्या आसपास के लोग भी आएंगे। वो ये कहते हुए उठा और अपने बाप के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, चल अब्बा हम खुद थाने जाकर थानेदार को हकीकत बता देते हैं। जमींदार ने कहा, हाँ मेरा भी यही ख्याल है। अगर खुदा ने हमारे नसीब में बदनामी ही लिखी है तो क्या कर सकते हैं। वो दोनों ये कहते हुए थाने जाने के लिए अभी उठ ही रहे थे, मगर मैंने चंद सेकंड सोचने के बाद आवाज़ दी, लाल रुक जाओ और मेरी बात सुनो। ये सुनकर लाल और जमींदार मेरी तरफ पलटते हुए देखे। लाल ने कहा, अकबर अब कहने के लिए रह ही क्या गया है। मैंने जवाब दिया, मेरे पास एक हल है जिस घर की इज्जत को कोई दाग नहीं लगने देगा। जमींदार हैरानगी से मेरी तरफ देख रहा था और लाल भी सवालिया नज़रों के साथ चुपचाप खड़ा था। उस वक्त तक जमींदारनी और रानी भी दोनों हाल में वापस आ चुकी थी, क्योंकि अब इन्हें यकीन था कि लाल का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसलिए वो अब रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने कहा, आप सब इत्मीनान से बैठ जाएं और मेरी बात गौर से सुने। वो सब बेचैनी की हालत में बैठ गए और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर कहा, लाल बात इंतहाई आसान और मुख्तसर है। तुम थानेदार को यह बयान दो कि अकबर और इस नौजवान माली ने मिलकर हवेली में डकैती की कोशिश की और ज़ेवरात और नकदी लेकर फरार होने ही वाले थे कि अचानक हमने पकड़ लिया। मगर पकड़ने की कशमकश में माली तो मारा गया मगर अकबर जिंदा पकड़ा गया। यह सुनकर लाल ने जमींदार और जमींदारनी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा और रानी चुपचाप नज़रें नीचे किए खड़ी थी। जमींदार ने चंद सेकंड की खामोशी के बाद कहा, देख बेटा अकबर, तूने आज ये साबित कर दिया कि तू हमें पराया नहीं समझता और इस घर की गैरत को अपनी गैरत समझता है। मगर बेटा हम भी ख़ानदानी लोग हैं, हम अपने आप को बचाने की खातिर तेरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे नहीं धकेल सकते, लिहाजा जो हकीकत है वही हमें बताने दे थाने जाकर। मैंने फ़ौरन कहा, देखें अगर आप मुझे वाकई अपना बेटा समझते हैं तो मैं जो कहता हूँ वही करें। ज़रा सोचे, कल को रानी की शादी करनी है और आपकी बनी बनाई इज्जत, रुआब और वकार दांव पर है। अगर यह बात हम पांचों के अलावा किसी और को पता चल गई तो आप किसी से आंख मिलाकर बात करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। जमींदार ने फिर इनकार करने की कोशिश की मगर मैंने कहा, आपके मुझ पर पहले ही बहुत एहसानात हैं और वैसे भी मेरा अब इस दुनिया में है ही कौन, लिहाजा मुझे इन तमाम एहसानों का तो कुछ बोझ उतारने दें। जमींदारनी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अकबर तू ये क्यों कहता है कि तेरा इस दुनिया में कौन है, क्या हम सब तेरे नहीं हैं। मैं सुनकर मुस्कुराया और कहा, माँ जी आपको अपना समझता हूँ तभी तो आपकी इज्जत को बचाने के लिए ये कदम उठा रहा हूँ। इसी दौरान लाल के मुंह से लफ्ज़ निकला मगर मैंने फ़ौरन टोकते हुए कहा, लाल अब अगर मगर का वक्त नहीं, फ़ौरन वही करो जो मैं कह रहा हूँ। ये सुनते ही जमींदार, जमींदारनी, लाल और रानी सब एहसानमंद नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। इनके चेहरों पर थोड़ा सा इत्मीनान दिखाई देने लगा। चंद सेकंड बाद जमींदार और लाल जब थाने की तरफ जाने के लिए उठे तो मैंने दोबारा उन्हें आवाज़ दी, रुक जाए और अंदर आए। उन्होंने फिर मेरी तरफ सवालियों नज़रों से देखा मगर वह कुछ कहे बगैर मेरे पीछे पीछे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां लाश पड़ी थी। वहां पहुंचकर मैंने कहा, लाल हो सकता है कि थाने जाकर ये कहानी सुनाने के बावजूद पुलिस तुम लोगों पर शक करे और असल मामला समझ जाए। लाल ने हैरानगी से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा, लाल तू ऐसा कर, अपने अब्बा के कमरे में जा और वहाँ पड़ा हुआ अपने अब्बा का पिस्तौल लाकर मुझे दे ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि हम दोनों वाकई डकैती की नीयत से यहाँ आए थे और मेरी कुंडली में एक गोली अपने पिस्तौल से मार दे ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि मैं तुम दोनों के साथ मुकाबले में ज़ख्मी हुआ हूँ और तिजोरी का दरवाज़ा खोलकर थोड़े से ज़ेवरात और नकदी इस लाश के पास फेंक दे। ये सुनकर लाल और जमींदार थोड़ा सोच में पड़ गए मगर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ऐसा करना हमारे फ़ायदे में था, जो कि इस बात को यकीनी बनाता था कि मैं और माली वाकई डकैती करने हवेली में आए थे। लिहाजा लाल ने एक गोली मेरी पिंडली में मारी और ज़ेवरात को नकदी को लाश के करीब घेर दिया। लाल मेरे पास ही रहा ताकि ये साबित हो सके कि मुझे उसने ज़ख्मी हालत में पकड़ा हुआ है। ज़मींदार थाने गया। कुछ देर बाद पुलिस के साथ वापस आया। रास्ते में आते हुए ज़मींदार और पुलिस के साथ गांव के कुछ लोग भी थे। पुलिस कमरे में दाखिल हुई। लाल पिस्तौल ताने मुझ पर खड़ा था और मैं एक कोने में ज़ख्मी टांग के साथ ज़मीन पर बैठा था। पुलिस के दाखिल होते ही लाल ने कहा, थानेदार साहब ये लीजिए पिस्तौल जो अकबर से मिला है। इस पिस्तौल पर मैंने अपनी उंगलियों के निशान पहले ही लगा दिए थे ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि पिस्तौल मेरे हाथ में था और जब जमींदार पुलिस को लेने गया था तब मैंने लाल के कहने पर अपने पिस्तौल से एक गोली उसके बाजू में मार दी थी।
ताकि हम हकीकत के करीब नज़र आएं और पुलिस को यकीन दिलाने में हमें आसानी हो जाए। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और थाने ले गई। चंद ही दिनों में मुझे अदालत के सामने पेश किया गया। मैंने जज के सामने बगैर कोई उज़र पेश किए इस गुनाह का एतराफ़ किया, लिहाजा मुझे 15 साल की कैद सुनाई गई। अदालत से सीधा जेल भेज दिया गया। अदालत से जेल जाते हुए ज़मींदार और बाकी तमाम घर वाले शुक्रगुजार नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे और मैं दिल ही दिल में इंतहाई इत्मीनान में था कि खुदा ने मुझे ज़मींदार के एहसानों का बदला चुकाने के लिए आज मौका दिया और इसमें मुझे सुरखरू किया। जेल मेरी कैद के दिन शुरू हुए। दिन से रात और रात से दिन गुजरते चले गए। जेल में मेरा अच्छा बर्ताव देखकर पुलिस भी मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करती थी, क्योंकि मैं जेल में कानून की पासदारी करता और सबके साथ खलूस और अच्छे बर्ताव के साथ रहता था, चाहे वो मेरे साथ कैदी हों या जेल अहलकार। इस जेल की ज़िंदगी में मुझसे मिलने ना तो कोई कभी ज़मींदार या ज़मींदारनी आए और ना ही लाल या रानी। वो आ भी कैसे सकते थे, क्योंकि दुनिया वालों की नज़रों में तो मैं उनका मुजरिम था। जेल में वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और 12 साल का अरसा बीत गया। एक दिन जेलर ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। कहा, अकबर, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे अच्छे बर्ताव की वजह से सरकार ने तुम्हारी सज़ा में रियायत की करते हुए तुम्हारी बाकी 3 साल की सज़ा माफ़ कर दी है, इसलिए तुम्हें अगले हफ्ते जेल से रहा कर दिया जाएगा। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और साथ ही थोड़ा सा उदास भी, क्योंकि जेल से रहा होने के बाद मैं हवेली नहीं जा सकता था और ज़मींदार ज़मींदारनी लाल और रानी से नहीं मिल सकता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो गाँव वाले यकीनन समझ जाते कि मामला कुछ और था। बहरहाल रहाई का जोश और खुशी मेरे अंदर फूट फूट कर पल रही थी और मैं बेकरार था कि कब ये 7 दिन गुजरे और मैं जेल की दीवारों से बाहर जाऊं। ये 7 दिन मुझे गुज़िश्ता 12 साल से भी ज़्यादा भारी लग रहे थे जो मैंने इस जेल में गुजारे थे। बहरहाल वो दिन भी आ ही गए जब मुझे जेल से रहा कर दिया गया। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैं जेल से निकला और गाँव अपने घर की तरफ आया। रात का वक्त हो चुका था। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। 12 साल बाद भी कुछ अजीब नहीं था। मेरे घर में वही एक कुर्सी, चारपाई, चटाई और कुछ ज़रूरत के बर्तन और दीवार पर लगी मेरे मरहूम माँ बाप की तस्वीर। मैं बेचैन था कि ज़मींदार के घर जाऊं और तमाम घर वालों से मिलूं, मगर मैंने सोचा थोड़ी सी रात और हो जाए ताकि गांव में सन्नाटा हो और मुझे ज़मींदार की हवेली की तरफ जाते हुए कोई ना देख सके। साथ ही मैंने ये सोच रखा था कि अगर रास्ते में कोई शख्स मिल भी गया तो कहूँगा कि मैं ज़मींदार से अपने करदा गुनाह की माफ़ी मांगने आया हूँ। इस तरह किसी के पास कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। रात का आखिरी पहर शुरू होने को था। मैं उठा और हवेली की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद मैं हवेली के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर में दरवाज़ा खुला और सामने लाल खड़ा था। लाल मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके चेहरे पर कोई खुशी और चाहत के आसार दिखाई न दिए। शायद वो मेरे इस तरह एकदम आने पर हैरान था। लम्हा भर लाल ने मेरी तरफ देखने के बाद कहा, अंदर आ जाओ। मेरे अंदर आने के बाद लाल ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। लाल के कमरे से एक औरत बाहर आई जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। लाल ने कहा, ये मेरी बीवी है, हमारे 5 साल पहले शादी हुई और हमारे 2 बच्चे भी हैं जो इस वक्त सो रहे हैं। मैंने पूछा, ज़मींदार, ज़मींदारनी और रानी कहाँ हैं? लाल ने जवाब दिया, तुम्हारे जल जाने के बाद कोई 3 साल गुजरे थे कि हमने रानी की शादी कर दी। वो अपने खावंद के साथ खुश है। उसका ससुराल भी अच्छा खासा ज़मींदार घराना है। मैं सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, चलो शुक्र है। इसी दौरान लाल की बीवी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने चाय का कप पकड़ते हुए लाल से पूछा, लाल, अम्मा और अब्बा कहाँ हैं? लाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मैं खामोश हो गया और लाल का चेहरा देखने लगा। लाल ने चंद सेकंड खामोशी के बाद बताया, रानी वाले वाक़ये के बाद अब्बा की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। दरअसल वो दिल के मरीज़ बन चुके थे। फिर एक रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। ये सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई। लाल ने अपनी बात जारी रखी। दरअसल उन्हें रानी का गम ले बैठा। मैंने पूछा, और माँ जी? लाल ने जवाब दिया, रानी की इस हरकत पर माँ जी तो अब्बा से ज़्यादा गमगीन थी, मगर जब से अब्बा का इंतकाल हुआ वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती और किसी से बात ना करती। फिर एक सुबह जब उनको जगाने के लिए नौकरानी उनके कमरे में गई तो वो बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी। दरअसल वो दोनों ही रानी के सदमे को ना झेल पाए। मैं तो ना चाहते हुए भी अब्बा की वफ़ात के बाद जल्द शादी कर ली ताकि अम्मा जी को अपने पोते पोतियों को खेलता देखें तो शायद रानी वाले गम को कुछ भुला दें। मगर रानी की इस हरकत ने इन दोनों के दिलों पर कुछ ऐसा गहरा ज़ख्म लगाया था कि कोई भी मरहम उसे नहीं मिटा सका। मेरी आंखें नमी से तर थीं और मेरे पास कहने को कोई अल्फाज नहीं थे। मैंने चंद लम्हों बाद कहा, लाल, मुझे अपने बच्चों से तो मिलवाओ। उसने कहा, इस वक्त दोनों कमरे में सो रहे हैं, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने लाल के साथ जाकर कमरे में दोनों बच्चों को देखा और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा और फिर हम दोनों बाहर हाल में वापस आ गए। बाहर हाल में आकर मैंने लाल से कहा, अच्छा लाल, अब मैं चलता हूँ क्योंकि इस वक्त इतनी देर हमारा मिलना मुनासिब नहीं।
गांव वाले कहीं शक करना शुरू ना कर दें और जो राज हमने आज तक छुपाया है कहीं खुल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब तुम भी गांव वालों को यकीन दिला दोगे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो फिर हमारा मिलना आसान हो जाएगा। फिर तुम मुझे रानी और उसके शौहर और बच्चों से भी मिलवाना। यह कहकर मैं बाहर के दरवाजे की तरफ चल पड़ा, मगर मुझे लाल ने आवाज़ दी, अकबर मेरी बात सुनो। मैंने मुड़कर देखा तो लाल ने कहा, देख अकबर, बात यह है कि तुम तो जानते हो कि हमारी इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी एक हैसियत और मर्तबा है। लोग हमें दूर दूर से सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं, और तुम गांव वालों की नज़रों में एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हो। अगर तुम मुझसे या रानी से मिलना जुलना शुरू कर दोगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी और हमारे रिश्तेदार और रानी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। ज़रा सोचो, अब दुनिया वालों की नज़रों में तुम सज़ा याफ्ता मुजरिम हो और हम खानदानी और इज़्ज़तदार ज़मींदार। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अब दोबारा यहाँ कभी ना आना और ना ही हमसे कभी मिलने की दोबारा कोशिश करना। मैं नहीं सकते कि आलम में लाल की तरफ हैरानगी से देख रहा था। मैं इस समय बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर ना जाने जैसे मेरी ज़बान को ताला लग गया हो। शायद मेरे पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा था। मैं चुपचाप वहाँ से निकलकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। सुबह हो चुकी थी। रास्ते में गांव के चंद बुजुर्ग पीपल के दरख्त के नीचे बैठे हुक्का पी रहे थे। मुझे पास से गुजरता देखकर उन्होंने पूछा, सुना अकबर, कैसे हो, जेल से रिहाई मिल गई? मैंने कहा, हाँ, कल ही जेल से आ रहा हूँ। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। चलते हुए मेरे कानों में इन गांव वालों की आपस में सरगोशियाँ साफ सुनाई दे रही थी। देखो, ऐसे होते हैं जलील और कमज़ाद। ज़मींदार ने इसके लिए सारी ज़िंदगी क्या कुछ नहीं किया, मगर इसने यह सलाह दिया ज़मींदार को कि उसके ही घर में डाका डाला। तौबा तौबा, कम ही देखें ऐसे एहसान फरामोश। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।